नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो कि अभी संभावित बदलाव है, अभी सिफारिशों पर ही है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो 9वीं से लेके 12वीं तक का जो रिजल्ट आता है बच्चों का, उसका पूरा पैटर्न बदल जाएगा। खास तौर पे 12वीं कक्षा के लिए इसका बड़ा महत्व है। हालांकि महत्व तो हर कक्षा पे है और इसका सार में अगर आपको बताऊं तो जो कोशिश की जा रही वो ये की जा रही है कि जब 12वीं का रिजल्ट आए तो उसमें पिछली 3 कक्षाओं के भी आपके रिजल्ट कैसे रहे हैं, बच्चे ने किस तरह की पढ़ाई की है, उसका भी एक झलक देखने को मिले। मतलब अगर कोई 12वीं में बहुत मेहनत कर ले और अच्छे नंबर ले आए, ऐसा नहीं चलेगा। उसने 9th में किस तरह का स्कोर किया है, 10th में क्या किया है, 11th में क्या किया है, उसका एक कम्युलेटिव स्कोर शायद आपको 12वीं में दिखाई देगा। तो एनसीईआरटी की एक कमेटी है परख, जिसने ये प्रस्ताव दिए हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिहाज से कुछ चीज़ें कही गई हैं, तो थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12 में, उनके लिए क्या बदलाव हो सकते हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उसके लिए क्या हो सकता है। तो 12वीं के रिपोर्ट कार्ड का स्वरूप बदले, ये सुझाव दिया गया है एनसीईआरटी परख की तरफ से। 12th का रिपोर्ट कार्ड आपका बदले। आगे वो कहते हैं कि 9, 10th, 11th इनके जो नंबर्स हैं वो 12th में जोड़े जाएं। अब सीधे सीधे नहीं जोड़ दिए जाएं, उसका भी एक पूरा पैटर्न है। आगे किस तरीके से आप नंबर जोड़े जाएं या किस तरीके से वो वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा, उसका भी डिटेल है। जैसे 9th में अगर हम बात करें तो 15% 9th के नंबरों का वेटेज लिया जाए, 10th का जो वेटेज हो 20% हो, 11th का वेटेज जो है 25% हो, और जो क्लास 12th है उसके मार्क्स का वेटेज 40% हो। ये तो एक बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, लेकिन आगे इसमें थोड़ी और गहराई बढ़ती है। अलग अलग तरह के असेसमेंट पैटर्न्स की ये बात कर रहे हैं। तो आइए इसमें आज थोड़ा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि हो सकता है, अभी तो ये सिफारिशें हैं, तमाम बोर्ड्स को भेजी गई हैं, उनकी तरफ से इस पर सवाल जवाब आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन आगे चलते हुए हो सकता है कि हम इन्हें हूबहू या फिर थोड़े रद्दोबदल के साथ लागू होता हुआ देखें। और अगर ऐसा होता है तो माता पिता, बच्चे, सबके लिए नई चीज होगी, इसलिए आज से समझना जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चर्चा की हमारे साथ हैं श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल सुवर्णा देशपांडे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मैम, आपसे शुरुआत करता हूं। पहली बात कि इस बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, अभी जो हमारा पैटर्न है, और अगर जो परख ने अभी प्रस्ताव दिया है या जो सिफारिशें की हैं वो होगा, तो बदलाव के तौर पे क्या होगा, क्यों जरूरत हमें उसकी महसूस हो रही है? देखिए, जो हमारा 12वीं का इम्तिहान है वो एक बहुत हाई स्टेक इम्तिहान। अगर बच्चा किसी भी वजह से उसको अच्छे से नहीं दे पाता तो उसकी जो उसका इफेक्ट है वो उसके टोटल पर्सनालिटी और टोटल करियर पे पड़ता है। तो एक स्टैंड अलोन इम्तिहान ही बच्चे की क्षमता को मतलब पूरी तरीके से नहीं जज कर पाता। इस वजह से ये ज़रूरी है कि बच्चा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है और हर क्लास में जैसे उसकी परफॉर्मेंस आई है, उसको मैप किया जाए और उसको हर चीज़ का वेटेज मिले। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों पे एक तो प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा हर क्लास में बच्चा एक मोटिवेटेड रहेगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, तीसरा जो ये आजकल कोचिंग कल्चर चला हुआ है, जहाँ पे बच्चे 11वीं 12वीं में कुछ एक डमी स्कूल्स में जा रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई हो रही है, 9वीं से ही वो बच्चों को लेके जा रहे हैं। इसकी जगह पे जब बच्चे स्कूल में रहेंगे तो उनका चहुमुखी विकास होगा। तो एक तरफ तो हम पेडागोजीज़ की बात करते हैं, एक तरफ हम असेसमेंट्स की बात करते हैं कि बच्चों को आप 360 डिग्री असेस करिए, उनके लर्निंग गैप्स को जाँचिए और लर्निंग आउटकम्स पे ज़ोर दीजिए, उनकी दक्षताओं पे ज़ोर दीजिए। एक तरफ हम ये कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो कोचिंग कल्चर है, बच्चे 9वीं से ही उठा लिए जाते हैं और वो अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स में भेज दिए जाते हैं। तो वो एक कल्चर भी खत्म होगा और बच्चे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ बड़े होंगे और जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है विकसित भारत का, वो तभी पॉसिबल है जब ये बच्चे जो हमारे पास अभी स्कूल्स में है
उनकी पर्सनालिटी को इस तरीके से शेप किया जाए, वो इनोवेशन करें, वो पढ़ाई करें, क्रिएटिविटी करें, ताकि जब वो देश को लीड करेंगे 2045 में, तो वो अलग ही बात होगी। ठीक है। सुवर्णा मैम, इसमें दो तरह के असेसमेंट की बात की गई, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। हम समझना चाहेंगे आपसे कि ये है क्या, किसको आप फॉर्मेटिव कहते हैं, किसको आप समेटिव कहते हैं, और किस तरीके से ये असेसमेंट किए जाते हैं। सर आभारी हूँ आमंत्रण के लिए। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्वरूप में लिए जाते हैं। या तो वो प्रोजेक्ट्स करेंगे या डिस्कशंस करेंगे या डिबेट्स करेंगे, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट्स फॉर फॉर्मेटिव। नाउ समेटिव असेसमेंट्स आर टर्म एंड एग्जाम्स, जिसमें प्रॉपर पेन पेपर टेस्ट होगा। तो इस तरह से दो तरह की परीक्षाएं ली जाएंगी और वेल राउंडेड असेसमेंट होता है हर एक बच्चे का जब आप फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों करते हैं। तो जब आप एक किसी बच्चे को ग्रुप में प्रोजेक्ट करने को देते हैं या उनके प्रेजेंटेशंस करने को देते हैं, तो देयर इज अ वेल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। वो अकेला नहीं काम कर रहा, वो ग्रुप में काम करने की कोशिश कर रहा है, कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहा है। और समेटिव में वो पेन पेपर टेस्ट होता है। तो ये दो अलग तरीके के टेस्ट रेकमेंड किए गए हैं। पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 9वीं से लेके 12वीं तक का उनको हम उनके रिपोर्ट कार्ड ली जाएगी और उनको उस हिसाब से 12वीं में 40% पे दिया जाएगा। पर मुझे लगता है ये 4 साल का कंटिन्यूस प्रेशर रहेगा बच्चे पे, ये मेरा मानना है। एक तरीके से ये इट्स अ डबल एज, दुधारी तलवार है ये। एक तरीके से बच्चे के ऊपर वो प्रेशर, इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रेशर ऑन द चाइल्ड, और एक तरीके से रहेगा 4 साल कंटिन्यूस आई हैव टू स्टडी एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स क्लास 12। सो दैट इज व्हाट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम सोच बहुत अच्छी सोच है, पर इसको हमें किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो अलग बात है। बिल्कुल नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का तो पूरा मैटर ही करेगा मैम। ज्योति मैम, एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि जो समेटिव असेसमेंट है, तो चलिए वो तो आपने सब पढ़ा दिया, उसके बाद एक एग्जामिनेशन ले ली, वही पैटर्न को अभी हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन क्या हमारे स्कूल उस लेवल के लिए इक्विप्ड हैं? क्या उस लेवल पे आप बच्चों का चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे तमाम चीज़ें हों, जहां पर आप उनकी इनफॉर्मल एजुकेशन, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन तमाम चीज़ों पे ध्यान देते, तो हो सकता है बहुत अच्छे स्कूल्स जिनमें टीचर्स बहुत अच्छे हों, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, जिनके अंदर करिकुलम बहुत अच्छे हों, वहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन देश बहुत बड़ा है और ढेर सारे स्कूल हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं। क्या हम सब में ऐसी पैरिटी या वो स्टैंडर्ड क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इस सिस्टम में आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। अगर वो स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं हुआ तो फिर तो वो वैसा हो जाएगा कि बहुत सारे स्कूलों में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो उसके नंबर वो बांट दिए जाते हैं। मतलब वहाँ कुछ होता करता है नहीं, एक्सटर्नल आते हैं, आप उनको चाय पानी पूछते हैं, स्कूल के जो रेगुलर टीचर है उन्होंने जो फीडबैक दे दिया वो नंबर आ गए, और बच्चों को लगता है हाँ प्रैक्टिकल में तो मुझे 20 में से 20 मिलेंगे, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं वहाँ पे। देखिए, ये इसी चीज को खत्म करने के लिए जो नई शिक्षा नीति और अब जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क ऐसी आया है, इसीलिए इसी चीज पे जोर दिया जा रहा है कि वो जो एक स्टैंड अलोन प्रैक्टिकल इम्तिहान है या जो एक स्टैंड अलोन हमारा समेटिव इम्तिहान है, उसकी जगह हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के ऊपर जोर दें। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो हैं वो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी रहेगी। टीचर्स के साथ बात करना, इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, जो हम बीएड्स हैं, हमारी डीएलएड्स हैं, उन सब में जो है बदलाव आ रहा है। और जो एनसीएफ है वो 4 एनसीएफ है, स्कूल एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, फाउंडेशनल स्टेज है और एडल्ट एजुकेशन है। सो टीचर एजुकेशन भी बदल रही है, और ना सिर्फ बीएड करते वक्त जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, समेटिव असेसमेंट्स, ये दो तो है ही। सो एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और तीसरा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो एक समेटिव एग्जाम के थ्रू हम लेते हैं,
कि एक दफा अगर लर्निंग हो गई है, बच्चे ने पढ़ लिया है, तो क्या पढ़ा है, उसके लर्निंग आउटकम्स उसने क्या अचीव किए, आप उसको देखते हैं और उसको आप रिपोर्ट करते हैं उसके प्रोग्रेस कार्ड पे। तो ये तो हुआ समेटिव इम्तिहान, और इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब दो असेसमेंट्स और है, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मतलब आपका असेसमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जाना जा सके कि जो क्लास में पढ़ाया गया है क्या आपको समझ में आया है। तो उसके अलग अलग टूल्स है। तो वो टूल्स ऑफ असेसमेंट जो है, जैसे कि अभी बताया, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन है या कोलैबोरेशन, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात करती है, सिर्फ नॉलेज के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि नॉलेज तो आज बच्चों को मीडिया के थ्रू भी मिल रही है, इंटरनेट के थ्रू भी मिल रही है, सिर्फ टीचर से या किताबों से नहीं मिल रही। तो 4 स्किल्स जो हैं वो मेन है, जैसे कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है और क्रिटिकल थिंकिंग है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें ये चारों जो दक्षताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज है, उनको असेस किया जाएगा। अगर बच्चे ने वो करिकुलर गोल जो कि उसके लिए डिफाइंड है उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टॉपिक्स के लिए, और अगर लर्निंग आउटकम्स उसने नहीं अचीव किए, तो आप उसको दोबारा से रेमिडिएशन देंगे और आप उसको लर्निंग आउटकम्स को अचीव करवाएंगे, इससे पहले कि उसकी समेटिव हम असेसमेंट कर सके। So formative assessment basically is for learning. It is not of learning. और तीसरी तरह की असेसमेंट जो है वो असेसमेंट एज लर्निंग है। मैं अगर अपनी असेसमेंट खुद कर लूं, और मेटाकॉग्निशन इसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर बच्चे को खुद इवैल्यूएट करना होता है कि अगर मैंने क्लास में ये पढ़ाई की है तो मुझे क्या ये समझ में आया है, और अगर मुझे ये समझ में आया है तो क्या मैं आगे जाके इसको अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इसको मैं क्रिटिकली इसको एग्जामिन कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, नई नॉलेज क्रिएट कर सकती हूँ। तो अपने आप का जो असेसमेंट है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बहुत जरूरी है। तो ये 3 तरह के असेसमेंट्स है जो कि सभी को सीखने होंगे, तभी इनोवेटिव पेडागोजीज का फायदा है, तभी ये सब जो नई शिक्षा नीति का पार्ट है या एनसीएफएससी का पार्ट है, या जो परख नए जो प्रोग्रेस कार्ड्स डिजाइन कर रहे हैं, तभी इन चीजों का फायदा। और टीचर्स को तो ट्रेन करना पड़ेगा, टीचर्स को तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो उनको दूसरा प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। जी, यही इम्पोर्टेंट है कि आपने जो कुछ बताया वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, और डेफिनेटली अगर उस लाइन पे चला जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग, वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना और उसको उस लेवल पे डिलीवर करना, शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं मैं यहाँ पर, लेकिन स्कूल्स की भी अपनी रिकमेंडेशन आई है, स्टेट बोर्ड्स की अपनी रिकमेंडेशन आई है, वो इस पैटर्न में थोड़ा सा ट्वीक करके रिकमेंड कर रहे हैं। क्या है वो पैटर्न और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? इसके अलावा एनसीईआरटी परख ने क्रेडिट सिस्टम को भी यहां लागू करने की बात कही है, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे लाने की बात है, उसे स्कूल लेवल पे भी लाने की सिफारिश की है। वो कैसे काम करेगा? तो ये 1-2 महत्वपूर्ण चीजें इस छोटे से ब्रेक के बाद। आशापुरा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक बदलेगा रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि एनसीईआरटी परख की सिफारिशें हैं कि अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इनका एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कार्ड बने। कहने का मतलब यह है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबर भी 12वीं के रिजल्ट में अपना स्थान रखें। उसका क्या कारण है, ब्रेक से पहले हमने विस्तार में चर्चा की। अब एक चीज़ है, जिस फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए क्या है सिफारिशें कि 9th के लिए फॉर्मेटिव, यानी कि जहां पर आपको ग्रुप डिस्कशंस और दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है,
वो 70% आपकी मार्क्स को बनाए, जबकि समेटिव यानी आपको एक एग्जाम दे के जो नंबर गेन करने हैं उसका हिस्सा आपके रिजल्ट में 30% हो। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप 12th की तरफ जा रहे हैं ये उल्टा हो रहा है। क्लास 10th में 50-50, 11th में 40-60 और 12th में 30-70, जो पहले 70-30 था। अब ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज होने की बात है। लेकिन सुवर्णा मैम, जो मैं पढ़ रहा था कि ज्यादातर बोर्ड्स ने जो रिकमेंडेशन दी है उन्होंने इसमें थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि आप ये जो 4 अलग अलग कक्षाएं उसमें से 9th-10th को एक साथ रखिए और 11th-12th को एक साथ रखिए। ऐसी रिकमेंडेशन के पीछे कोई खास वजह, कोई खास कारण? मेरे हिसाब से सर 9th और 10th का सिलेबस इफ यू कंपेयर विद 11th एंड 12th बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। 9th और 10th ग्रेजुअल there's a gradient in the syllabus difficulty levels. 11th and 12th का 11th में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल अलग होती है। अगर हम 9th to 12th एक ही करते हैं, yes there will be a gradual increase in the understanding, but होगा क्या 9th and 10th को, वही जो मैं कह रही थी प्रेशर का चक्कर, बच्चों को प्रेशर, they will feel pressurized because अगर हम 9वीं से उनका मार्क कर रहे हैं, उनको 12वीं 4 साल तक कंटिन्यूअस बच्चा पढ़ रहा है, there will be a wholesome understanding, there will be a holistic growth of the child. But मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 4 साल के एक साथ उनको ग्रेड करते हैं तब थोड़ा सा बच्चे पे भी प्रेशर बढ़े। प्रेशर इज द मेन थिंग दैट आई फील दैट द चाइल्ड माइट टेक। जी, क्योंकि सुवर्णा मैम ने दूसरी बार ये बात कही कि सिस्टम में शायद बच्चे के ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। आर यू एग्री ज्योति जी इस चीज से? मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर शायद कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा 9th का जो है पढ़ के अगर उससे वहां पे अच्छे से पढ़ाई करके और अपना इम्तिहान दिया है और 10th का भी इम्तिहान दिया है और किसी वजह से वो दोनों में से एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं ठीक कर पाया, तो एटलीस्ट दूसरी क्लास में उसके पास फिर से मौका होगा अच्छा करने का। जनरली क्या होता है कि 9th को मतलब बहुत एक आसानी से लिया जाता है, 10th में बच्चे अचानक मेहनत करने लगते हैं, 11th में आके फिर ढीले पड़ जाते हैं और 12th में फिर से मेहनत करने लगते हैं, और फिर जब उनको प्रेडिक्टिव स्कोर्स देने की बारी आती है तो वो फिर बहुत आके स्कूल में शोर मचाते हैं कि हमें क्यों नहीं दिए जा रहे ठीक से। तो बाकी जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्लियर करने होते हैं, चाहे वो जेई है या वो नीट है, तो वहां पे भी सिलेबस 11th और 12th का आधा आधा 50% होता है। तो ज्यादातर बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाते हैं वो वही होते हैं जो 11th को सीरियसली नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम वेटेज देंगे 11th को, 9th को, तो बच्चों में जो सीरियसनेस आएगी वो इवेंचुअली उनके लर्निंग आउटकम्स में मदद करेगी और बच्चे ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे, और वो सिर्फ 11th को एक क्वालिफाइंग क्लास की तरह नहीं लेंगे। और अल्टीमेटली अगर हम इसको बाद में जाके अगर डेटा एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रेशर उन पे इसका आएगा। एक और सवाल मैं फटाफट ले लेता हूं सुवर्णा जी। अब यहां पर परख की सिफारिशें क्रेडिट सिस्टम को लेकर भी हैं। उन्होंने कहा कि 9th और 10th में 40-40 क्रेडिट्स रखे जाएं, 11th-12th के लिए 44-44 क्रेडिट्स रखे जाएं। ये क्रेडिट सिस्टम को स्कूल के लेवल पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे क्या फायदा मिलेगा? सर क्रेडिट्स मतलब शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, अगर वो बच्चे करेंगे तो दैट विल ऐड ऑन टू देयर सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज दैट दे हैव डन। तो क्रेडिट सिस्टम तो इन एनी केस इज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इन एनी स्कूल। बट जो मैम कह रही थी कि मैं उनसे उस बात पे सहमत हूँ कि हाँ 9th और 11th को वो सीरियसली नहीं लेते हैं, पर वो जो ऑनगोइंग प्रेशर रहता है उसको मैं जरा पॉइंट आउट करना चाहती थी। जब हम कहते हैं कि वो फाइनल एग्जाम का प्रेशर लो हो जाएगा, पर बच्चा 4 साल तो कंटिन्यूअस कर ही रहा है ना मेहनत। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनगोइंग प्रेशर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए वो प्रेशर थोड़ा सा मुश्किल दे देखिए, सकता है। थोड़ी सब्जेक्टिव कॉल होगी, राइट। इस पर थोड़ा और हमें समय लगेगा, लेकिन समय अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है। क्विक कमेंट ज्योति मैम आपका क्रेडिट पर। तो मैं क्रेडिट सिस्टम पे ही कहना चाह रही थी। एक्चुअली अभी तक क्या होता था कि बच्चे जो भी पढ़ते थे तो वो अपनी मर्जी से इम्तिहान देते थे, और
बच्चे जनरली पेरेंट्स और बच्चे यही चाहते थे कि हम सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ें, हम खेले कूदे नहीं, हम आर्ट नहीं करें या हम स्किल सब्जेक्ट्स नहीं करें। तो इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर चीज को क्रेडिटाइज कर दिया है। हर बच्चा नोशनल आवर्स जो है इसमें 1200 रखे गए हैं। 1200 घंटे में बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे उनको अगर 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है 9th-10th में या 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है 11th-12th में, तो उन सब के क्रेडिट्स हैं। साथ ही में हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स हैं और ये आने वाले टाइम में 7 क्रेडिट्स पर सब्जेक्ट मिलेंगे। 3 क्रेडिट्स जो है वो आर्ट को, स्पोर्ट्स को और अगर स्किल सब्जेक्ट्स करते हैं उनको मिलेंगे। सो क्रेडिट्स का परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। आपको उतना टाइम, उतना समय अगर आपने लर्निंग पे दिया है और आपने उसकी क्लास अटेंड करी है तो आपको उसके क्रेडिट्स मिलेंगे। अभी तक ये था हम क्यों करें ये, तो अब ये कहा जा सकता है आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ज्यादा आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। और आगे जाके हायर एजुकेशन में कुछ एक इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे ये पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए आपके पास इतने क्रेडिट्स होने चाहिए। सो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है इसके लिए कि ये जब रोल आउट होगा तो बच्चों को, स्कूल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको फायदा होगा। एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। गॉट योर पॉइंट मैम। अब चूंकि मेरा समय थोड़ा समाप्त हो गया है यहाँ पर, इसलिए माफी चाहूंगा आप दोनों से, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक मोटी मोटी बात तो यहाँ पर कर ली जिससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए पेरेंट्स के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर। अभी एनसीईआरटी परख की तरफ से ये सिफारिशें हैं, इस पर मंथन हो रहा है और आने वाले वक्त में अब हमें ये देखना है कि क्या ये हूबहू जैसी सिफारिशें हैं वैसी लागू होती हैं, थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होती हैं, क्या 9, 10th, 11th, 12th के कॉम्बो बनाए जाते हैं या जैसा अभी हमने देखा 9, 10th, 11th, 12th को डिस्ट्रीब्यूट करके एक पूरा सिस्टम होगा। ये सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे हम इसके रिजल्ट्स भी आते हुए देखेंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए नए सिरे से पूरा इकोसिस्टम, ट्रेनिंग, तमाम चीज़ों से गुजरना होगा और फिर शायद हम उसके पूरे रिजल्ट देख पाएंगे। फिलहाल मीनवाइल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। आई होप कि हमारे दर्शकों को, बच्चों को, सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नमस्कार।